Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq. In last video, we were discussing about finite dimensional vector space and basis of a vector space. हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर स्पेस का ऐसा उपसमुच्चय मौजूद है जो परिमित है और जनक है तो उसे कहते हैं परिमित जनक, और अगर किसी वेक्टर स्पेस का परिमित जनक मौजूद हो तो उस वेक्टर स्पेस को कहते हैं परिमित विमीय सदिश समष्टि, यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब परिमित विमीय सदिश समष्टि के बाद सदिश समष्टि का आधार क्या होता है? तो बेसिस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि आधार या बेसिस ऐसा समुच्चय जो एलआई हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और जनक हो, जनरेटिंग सेट हो। जनक क्या होता है वो जानते ही हैं, ऐसा समुच्चय जिसका लीनियर स्पान मेन वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाए वो जनक कहलाता है, यानी मेन वेक्टर स्पेस का हर अवयव उस समुच्चय के सदिशों के संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आधार का मतलब है एलआई होना और जनक समुच्चय होना। एलआई एंड जनरेटिंग सेट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। हमने उदाहरण भी लिए थे, मेन वेक्टर स्पेस V2 लिया, दो कंपोनेंट वाले वेक्टर्स का सेट या ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जहां दोनों कंपोनेंट रियल नंबर्स हैं। ये V2 जो वेक्टर स्पेस होता है इसके दो वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स, एक E1 1,0 और एक E2 0,1 का ये परिमित सेट S बराबर सेट ऑफ E1 E2, ये हमने प्रूव किया था कि ये वेक्टर स्पेस V2 का जनक भी होता है और ये अपने आप में एलआई समुच्चय भी है, तो ये आधार होता है। इसी वेक्टर स्पेस का दूसरा आधार भी हमने लिया था सेट S, जिसमें दो वेक्टर्स हैं α1 और α2। वेक्टर α1 इज इक्वल टू 4,0 एंड α2 इज़ 1, 3, और ये भी एलआई है, ये भी जनक है, इसलिए ये समुच्चय S भी वेक्टर स्पेस V2 का आधार है। तो दो आधार हमने यहाँ पर देखे थे, आधार और भी होंगे इस वेक्टर स्पेस के। हम आगे एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि वेक्टर स्पेस के आधारों में, यानी कि अगर कई आधार हैं तो उनमें सदिश तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सदिशों की संख्या समान होती है, लेकिन वो बाद में। फिलहाल हम आधार की डेफिनेशन और आधार के ये उदाहरण समझ लेने के बाद इस बात पर आते हैं कि क्या ज़रूरी है कि किसी वेक्टर स्पेस का कोई आधार होता ही हो। हमने एक इनफाइनाइट वाले आधार का भी उदाहरण पढ़ा था सभी बहुपदों की सदिश समष्टि के लिए। अब आधार हो ही या नहीं हो, मतलब अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो क्या उसका आधार होगा, तो यानी एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, परिमित विमीय है, तो फिर उसका आधार अवश्य होता है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ एटलीस्ट वन बेसिस। प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का कम से कम एक आधार होता है। ये हम थ्योरम लेने जा रहे हैं जिसको कि हम कह रहे हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम या अस्तित्व प्रमेय, क्योंकि हम इसमें आधार के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा, प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का कम से कम एक आधार होता है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ एटलीस्ट वन बेसिस। तो हम एक परिमित विमीय सदिश समष्टि लेंगे और ये बताएंगे कि इसका आधार विद्यमान है। तो हमने मान लिया कि V/F कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है। अब सबसे पहले इसके परिमित विमीय होने का अर्थ लिखेंगे। परिमित विमीय की परिभाषा अनुसार इसका कोई ना कोई परिमित जनक विद्यमान होगा, तब V का कोई परिमित जनक विद्यमान होगा। तो मान लिया कि S सेट ऑफ α1 α2 अप टू αn, यानी n सदिशों का समुच्चय V का एक परिमित जनक है। इसका मतलब है कि S V का जनक है, यानी LS बराबर V, S का लीनियर स्पान V के बराबर होगा, या कैन बी सेड V का हर वेक्टर S के इन सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है और एस परिमित है। तो फाइनाइट डायमेंशनल होने के कारण तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि इसका कोई ना कोई परिमित जनक विद्यमान होगा। अब एक बात बीच में ये कि क्योंकि ये कोई जनक है परिमित, तो इसमें ज़ीरो वेक्टर हो भी सकता था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें ज़ीरो वेक्टर रहा भी होगा तो उसे हटा दिया गया और बाकी बचे सेट को एस माना है। क्यों? ज़ीरो वेक्टर को हटा देने से इसके जनक होने के गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर ज़ीरो वेक्टर के रहते हुए ये समुच्चय जनक था तो ज़ीरो वेक्टर के हटाने के बाद भी ये समुच्चय जनक होगा। इस बात को हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लें कि एस एक समुच्चय है जिसमें 4 वेक्टर्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड एक ज़ीरो वेक्टर है। तो ये एक फाइनाइट सेट है कंटेनिंग ज़ीरो वेक्टर। मान लो कि ये किसी वेक्टर स्पेस का जनक है, तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस अगर ये V का जनक है तो V का कोई भी स्वेच्छ सदिश अल्फ़ा ले लें, अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। तो अगर ये समुच्चय V का जनक है तो V के किसी भी सदिश को इन 4 सदिशों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अल्फ़ा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वेक्टर्स। तो हमने कोफिशिएंट्स ले लिए हैं, ज़ीरो वेक्टर का A और इसका कोफिशिएंट A1, इसका A2, इसका A3। तो अगर ये किसी वेक्टर स्पेस का जनक है तो उस वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर इन 4 के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है A डॉट ज़ीरो वेक्टर, ये ज़ीरो वेक्टर ही होगा, तो इसको हटा भी दें तो ये इतना ही रहेगा, यानी इससे हटा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इसको हटाने के बाद भी ये राइट हैंड साइड अल्फ़ा के बराबर ही आएगी। मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर इन 4 के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है वो इन 3 के कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। यानी इसमें से ज़ीरो वेक्टर हटाने के बाद बाकी बचे 3 सदिशों का समुच्चय S1 मान लें, तो वही अल्फ़ा जो इन 4 के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा था वही इन 3 के कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर ये V का जनक है तो ये भी V का जनक होगा। यानी ज़ीरो वेक्टर के हटा देने पर उसके जनक होने के गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमने ये पॉइंट यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि शून्य सदिश 0 बार का रैखिक संचय बनाने में कोई योगदान नहीं होता। ज़ीरो वेक्टर हैज़ नो कंट्रीब्यूशन इन फॉर्मिंग लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसा कि हमने उदाहरण से बताया कि ज़ीरो वेक्टर था तब भी और ज़ीरो वेक्टर को हटा दिया तब भी वो वेक्टर उन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो अतः ये माना जा सकता है कि S में शून्य सदिश नहीं है। S में शून्य सदिश हो तो सकता था और S जनक है, लेकिन अगर था भी तो उस जीरो वेक्टर को हटा दिया है और बाकी बचा समुच्चय भी जनक होगा। तो अब हमने ये मान लिया है कि S नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का फाइनाइट सेट है और वो V का जनक है, यानी S में सभी वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं। अब यहाँ तक हम हैं कि S V का जनक है, S परिमित है और S में कोई भी ज़ीरो वेक्टर नहीं है। हमें प्रूव करना है कि V का कोई ना कोई आधार होगा। अब क्योंकि S सदिशों का एक समुच्चय है तो ये या तो Li होगा या Ld होगा, दोनों में से एक बात तो होगी ही। दोनों संभावनाओं पे अलग अलग विचार करें। यदि S Li है तो S खुद ही V का आधार हो जाएगा, क्योंकि जनक वो था ही, और Li भी अगर रहा तो वो आधार हो जाएगा। और हमें यही प्रूव करना है कि V का कोई ना कोई आधार होगा। तो इस केस में तो अपनी बात प्रूव हो गई। सेकंड संभावना पे विचार करें, अगर S Ld हो तो अगर S Ld है तो इस पर हम एक पिछली थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं जो हमने प्रूव की थी पिछली किसी वीडियो में, कि S अगर Ld है तो फिर S में कोई ना कोई वेक्टर अल्फ़ा के ऐसा होगा जो अपने पूर्ववर्ती सदिशों अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के -1 का रैखिक संचय होगा, और वो वेक्टर अल्फ़ा के प्रथम वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वेक्टर के पूर्ववर्ती नहीं होते हैं। तो अल्फ़ा के होगा जहाँ के का मान 2 या 2 से अधिक
और n तक कुछ भी होगा। तो s के LD होने पर उस पिछली थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि s के जो n सदिश हैं उनमें कोई ना कोई सदिश अल्फा के प्रथम सदिश को छोड़कर ऐसा होगा जो अल्फा के से पहले आने वाले जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 से अल्फा के -1 तक उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अर्थात अल्फा के इज इक्वल टू दिस। ये हमने लिख दिया है अल्फा 1 से अल्फा के -1 तक का लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें जो गुणांक लिए हैं a1 a2 अप टू ak -1, यानी कि सभी ai फील्ड के अवयव होंगे। तो s के LD होने पर s के एक वेक्टर को उसके पूर्ववर्ती सदिशों के संचय के रूप में व्यक्त कर दिया और उसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें कि समुच्च S में जो कि n वेक्टर्स हैं उनमें से इस वेक्टर अल्फा k को हटा दें। अल्फा k को S में से निष्कासित करके समुच्च बचेगा S1 बराबर अल्फा 1 से अल्फा k -1 तक और उसके बाद अल्फा k नहीं होगा और अल्फा k + 1 से अल्फा n तक, यानी अल्फा 1 से अल्फा n तक सभी वेक्टर्स होंगे सिवाय अल्फा k के। तो इसमें n-1 वेक्टर रह गए, S में n थे, उसमें से अल्फा k को निष्कासित कर दिया तो S1 समुच्च बना और उसमें n-1 वेक्टर रह गए। हम सिद्ध करेंगे कि ये जो समुच्च है एक कम वेक्टर वाला ये भी जनक है V का। S जनक था और उसमें से एक वेक्टर हटा दिया, तब भी ये जो समुच्च S1 है ये जनक रहेगा। ये अब अगले स्टेप्स में हम प्रूव करेंगे। तो अब हम इस बात पर आते हैं, जनक प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि V का कोई भी वेक्टर S1 के सदिशों के संचय के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हमने अल्फा V का एक स्वेच्छ सदिश ले लिया। अगर ये V में है तो LS में होगा, क्योंकि V और LS बराबर हैं। S V का जनक है तो LS बराबर V, तो जो V में है वो LS में होगा। अल्फा V में है तो अल्फा LS में होगा। अल्फा LS में है तो इसका मतलब है कि अल्फा समुच्च S के सभी सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अल्फा को हमने व्यक्त कर दिया S के सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। इसमें राइट हैंड साइड में S के सभी वेक्टर हैं, सभी वेक्टर्स हैं अल्फा 1 से अल्फा n तक कंटिन्यूसली सभी, अल्फा k -1 भी है, अल्फा k भी है, अल्फा k + 1 भी है, अल्फा n भी है। ये S के n सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है और जो b1 b2 bk -1 अप टू bn ये जो हैं वो सब गुणांक हैं, यानी फील्ड के अवयव हैं। तो अल्फा LS में है तो S के सदिशों का संचय है। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा k का मान इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ अल्फा k की जगह रख दें। समीकरण 1 से अल्फा k का मान 2 में रखने पर तो अल्फा बराबर हो जाएगा b1 अल्फा 1 अपनी जगह एज इट इज, b2 अल्फा 2 अपनी जगह एज इट इज, अप टू bk -1 अल्फा k -1 एज इट इज प्लस bk एज इट इज। फिर यहाँ अल्फा k की जगह अल्फा k का ये पूरा मान जो इक्वेशन नंबर 1 से आया है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू ak -1 अल्फा k -1 पूर्ववर्ती के संचय के रूप में, प्लस bk + 1 अल्फा k + 1 अपनी जगह प्लस अन्य और bn अल्फा n अपनी जगह। यानी राइट हैंड साइड में जो अल्फा के वेक्टर था उसका मान इक्वेशन नंबर 1 से रख दिया। अब हम राइट हैंड साइड को देखें तो इसमें अल्फा 1 वेक्टर वाले दो पद हैं, b1 अल्फा 1 यहाँ पर और यहाँ आएगा bk × a1 अल्फा 1। दोनों में से अल्फा 1 कॉमन लेकर टर्म बन जाएगी b1 प्लस bk a1 अल्फा 1। इसी तरह से अल्फा 2 की ये टर्म और अल्फा 2 की ये टर्म, इन दोनों से अल्फा 2 कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली अल्फा k -1 की ये टर्म और अल्फा k -1 की यहाँ टर्म होगी bk × ak -1 अल्फा k -1। इन दोनों में से अल्फा k -1 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा k -1 वाला पद ये बन जाएगा। और इसके बाद वाले जो पद हैं वो सब एक एक वेक्टर के एक एक ही पद हैं, जैसे अल्फा k + 1 का पद केवल यहीं पर है तो ये एज इट इज लिख देंगे bk + 1 अल्फा k + 1 और एंड सो ऑन लास्ट bn अल्फा n। तो हमने राइट हैंड साइड को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब हम राइट हैंड साइड को देखें तो ये क्या है, राइट हैंड साइड अब है समुच्च S1 के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें ये b1 प्लस bk a1 स्केलर है इंटू अल्फा 1 वेक्टर, फिर ये पूरा स्केलर है वेक्टर अल्फा 2 एंड सो ऑन, ये पूरा स्केलर है इंटू वेक्टर अल्फा k -1 और फिर अल्फा k नहीं है, अल्फा k -1 के बाद अल्फा k नहीं है, उसी को एलिमिनेट किया है और उसके बाद अल्फा k + 1 से अल्फा n तक। यानी राइट हैंड साइड में वेक्टर्स हैं अल्फा 1 से अल्फा k -1 तक और उसके बाद अल्फा k + 1 से अल्फा n तक, यानी समुच्च S1 के सभी वेक्टर्स हैं। तो इस राइट हैंड साइड को कह सकते हैं समुच्च S1 के सदिशों का संचय। तो हम आ गए यहाँ पर कि
अल्फ़ा क्या हो गया, S1 के सदिशों अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1 और अल्फ़ा के प्लस 1 से अल्फ़ा n का लीनियर कॉम्बिनेशन, और जो S1 के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर LS1 का अवयव है। अल्फ़ा क्या था, V का स्वेच्छ वेक्टर, और V का स्वेच्छ वेक्टर LS1 का अवयव हो गया। इसका मतलब V के सभी वेक्टर LS1 में होंगे, यानी V इज ए सबसेट ऑफ LS1। इसके अलावा LS1 इज ए सबसेट ऑफ V हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि किसी भी उपसमुच्चय के का जो लीनियर स्पान होता है वो हमेशा वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है, सब स्पेस भी होता है। तो LS1 इज ए सबसेट ऑफ V ऑलवेज होता है, एंड V इज ए सबसेट ऑफ LS1 हमने यहाँ प्रूव कर लिया। तो इससे प्रूव हो गया कि दोनों बराबर हैं, अर्थात LS1 इज इक्वल टू V। अब LS1 बराबर V आ जाना प्रूव करता है कि S1 भी V का जनक है, अर्थात S1 भी V का जनक है। तो यहाँ तक हमने जो किया है वो इस प्रकार है। हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था V, वो परिमित V में था, तो उससे हमने सीधा लिख दिया कि इसका कोई ना कोई परिमित जनक विद्यमान होगा। तो हमने मान लिया कि S परिमित जनक है जिसमें अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक वेक्टर्स हैं। फिर हमने ये भी दिखा दिया कि जीरो वेक्टर हो तो भी हटा दिया गया है और अब इसमें कोई जीरो वेक्टर नहीं है। तो S नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का एक परिमित जनक है। फिर दो संभावनाएं थी कि S Li हो सकता है या S Ld हो सकता है। अगर S Li है तो S खुद ही V का जनक V का आधार हो जाएगा, और हमें यही प्रूव करना है कि आधार होगा। S Ld हो तो S का कोई ना कोई वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है। उस वेक्टर अल्फ़ा के को S में से हटा के n-1 सदिशों वाला एक समुच्चय S1 प्राप्त किया, और S1 भी जनक रहा। यानी हमने छांट के ऐसा वेक्टर हटाया है S में से कि उस वेक्टर के हटाने के बाद भी बाकी बचा समुच्चय S1 भी जनक बना रहे। ये सदिश के निष्कासन की एक प्रक्रिया होगी। अब हम आए इस पर कि S1, क्योंकि S1 भी एक समुच्चय है तो वो भी या तो Li होगा या Ld होगा। तो अब यदि S1 Li है तब तो S1 ही V का आधार हो जाएगा, क्योंकि जनक वो है ही और आधार ही हमें प्रूव करना है, तो प्रूव हुआ। लेकिन अगर S1 Ld हुआ तो क्या करेंगे, तो फिर उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार S1 में से एक और सदिश का निष्कासन करके n-2 सदिशों वाला V का जनक S2 प्राप्त करेंगे। अर्थात यदि S1 भी Ld हुआ तो क्या होगा, S1 में भी कोई सदिश ऐसा होगा जो अपने पूर्ववर्ती का संचय है। उस सदिश को S1 में से हटा देंगे तो समुच्चय आएगा S2 जिसमें n-2 वेक्टर्स होंगे, और S2 भी जनक रहेगा क्योंकि हमने उस वेक्टर को हटाया है जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है। तो S2 प्राप्त हो जाएगा। ये जो सदिशों के निष्कासन की प्रक्रिया है जो बार बार यूज़ की जाएगी, उसे एक बार मैंने बॉक्स में भी लिख दिया है। इसे आप थ्योरम का पार्ट मान भी सकते हैं और इसे हटा भी सकते हैं। प्रक्रिया क्या है, उपर्युक्त प्रक्रिया में जनक समुच्चय के Ld होने पर, वो समुच्चय जनक है और अगर Ld है तो उसमें से एक सदिश का इस प्रकार निष्कासन किया जाता है कि निष्कासन के बाद शेष रहा समुच्चय भी जनक बना रहता है। ये बात हमने शो की है। और अगर शेष रहा सदिश भी जनक बना रहे तो हमें कौन सा वेक्टर निष्कासित करना है, वो वेक्टर निष्कासित करना है जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है, और ऐसा वेक्टर समुच्चय के Ld होने के कारण होगा ही। तो अब हम यहाँ पर आ गए कि S2 जो कि n-2 सदिशों वाला समुच्चय है, ये जनक है। फिर S2 पे दो संभावनाएं होंगी, या तो S2 Li होगा या Ld होगा। अगर S2 Li होगा तो S2 खुद ही आधार हो जाएगा, और अगर S2 भी Ld निकला तो फिर S2 में से एक वेक्टर हटा के S3 प्राप्त करेंगे जिसमें n-3 वेक्टर्स होंगे, और वो भी जनक रहेगा। इस तरह से सदिशों के निष्कासन की उपर्युक्त प्रक्रिया है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, जब तक Ld आता रहेगा उसमें से एक एक वेक्टर हटाते रहेंगे, जनक हर स्टेज पर बना रहेगा। ये प्रक्रिया है। तो हम सदिशों के
निष्कासन की उपरिक्त प्रक्रिया ऐसा जनक प्राप्त होने तक जारी रहेगी जो LI हो। हम देख रहे हैं कि जनक तो हर स्टेज पर रहेगा, LI आएगा या LD आएगा ये चांसेस रहेंगे। तो जब तक LD आता रहेगा हम एक एक वेक्टर हटाते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि LI नहीं आ जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक एक वेक्टर हटाते हटाते सारे ही वेक्टर हट जाएं और LI समुच्चय आए ही नहीं। तो इस बात की गारंटी ये है, यानी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम ये होगा कि वेक्टर हटाते हटाते n-1 वेक्टर हटा चुके होंगे और एक ही बचेगा। जब एक ही बच जाएगा तब तो LI बचेगा ही। क्यों बचेगा? हमने एक छोटी सी थ्योरम पहले प्रूव की थी कि अशून्य सदिश वाला एकल समुच्चय सदैव LI होता है। अगर कोई ऐसा वेक्टर है, ऐसा समुच्चय है जिसमें एक ही वेक्टर है और वो वेक्टर नॉन ज़ीरो है, तो वो सेट हमेशा LI होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थिति तो आनी नहीं कि एक एक वेक्टर हटाते जा रहे हैं और हर बार LD आता जा रहा है और सारे वेक्टर हट गए और LD ही आता रहा, LI कभी आया ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा। आखिरी स्टेज पे तो LI आ ही जाएगा, या तो उससे पहले ही आ जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले नहीं आया तो तब तो LI समुच्चय आएगा ही जब एक ही वेक्टर रह जाएगा। इसका मतलब LI समुच्चय प्राप्त होना निश्चित है। इस बात को ऐसे लिख दिया है, एकल अशून्य सदिश वाला समुच्चय LI होता है, या और बेटर शब्दों में कहें तो अशून्य सदिश वाला एकल समुच्चय सदैव LI होता है। अतः सदिशों के निष्कासन की उपर्युक्त प्रक्रिया में ऐसा जनक समुच्चय अवश्य प्राप्त होगा जो LI भी हो। मान लो कि वो समुच्चय Rवीं स्टेज पे आता है, यानी जब R वेक्टर्स निष्कासित कर चुके होते हैं तब LI आता है। एक व्यापक रूप दे रहे हैं, R कुछ भी हो सकता है, R बराबर 1 भी हो सकता है, R बराबर n-1 भी हो सकता है। तो मान लिया कि अर्थात n-R सदिशों वाला एक समुच्चय SR ऐसा प्राप्त होगा जो जनक भी होगा और LI भी आ जाएगा। अब वो कोई सी भी स्टेज पे हो सकता है। अगर पहला ही आ जाए S1 तो R बराबर 1 हो जाएगा। 2 वेक्टर निकालने के बाद आता है S2 तो R बराबर 2 हो जाएगा। n-1 वेक्टर निकालने के बाद आता है तो R बराबर n-1 हो जाएगा, लेकिन आएगा अवश्य। तो n-R सदिशों वाला एक समुच्चय SR ऐसा प्राप्त होगा जो कि LI है और जनक भी है, यानी ये आधार है। यही समुच्चय SR V/F का आधार होगा। तो इस तरह से हमने एक जनक समुच्चय में से सदिश हटा हटा के एक आधार निकाल के बताया है और इस बात को प्रूफ किया है कि आधार होगा ही। फलतः सिद्ध होता है कि परिमित विमीय सदिश समष्टि यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कम से कम एक आधार होता है। तो ये थ्योरम का प्रूफ हुआ। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बल्कि ये कहूँ कि इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसमें एक निश्चित प्रक्रिया है सदिशों के निष्कासन की LI समुच्चय प्राप्त होने तक। इस प्रक्रिया को अगर हम और एक ट्री के रूप में रिवाइज करना चाहें तो ये इस तरह से हो जाएगी। पहली स्टेज पर अपने पास क्या था? S जो कि जनक था। फिर हमने संभावना ली कि S या तो LI होगा या LD होगा। अगर S LI है तो फिर S खुद ही आधार हो गया, वही हमें प्रूव करना है। और अगर S LD है तो S में से एक वेक्टर जो अपने पूर्ववर्ती का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसे हटा के S1 प्राप्त करेंगे जिसमें n-1 वेक्टर्स होंगे और वो S1 भी जनक होगा। अब S1 जनक है तो S1 LI और LD में से क्या है? अगर S1 LI है तो S1 आधार हो जाएगा। अगर S1 भी LD है तो S1 में से भी एक वेक्टर हटाकर एक समुच्चय S2 प्राप्त करेंगे कि वो जनक होगा। अब S2 जनक है, इसके बाद वो LI और LD में से क्या है? अगर S2 LI है तो S2 आधार हो जाएगा और अगर S2 भी LD है तो S2 में से पुनः एक वेक्टर हटाकर S3 प्राप्त करेंगे जो कि जनक होगा। फिर S3 के LI और LD होना चेक करेंगे। तो ये प्रोसेस है और किसी न किसी स्टेज पर हमें LI समुच्चय प्राप्त हो जाएगा और जब भी LI प्राप्त होगा वो आधार हो जाएगा। तो ये एग्जिस्टेंस थ्योरम या अस्तित्व प्रमेय हो गई।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।